सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग की सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी, कहा आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी करने का निर्देश। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल पर दांव, चुनाव आयोग करेगा तैयारियों की समीक्षा। प्रधानमंत्री का कारोबार को आसान बनाने पर जोर, कहा आर्थिक सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध सरकार। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में कारोबारियों को निवेश का न्योता। कांग्रेस का जन वेदना सम्मेलन आज, दिल्ली में जुटेंगे देश भर से नेता और कार्यकर्ता। केंद्र की नीतियों के खिलाफ रणनीति पर होगी चर्चा। और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, शिमला में अभी भी पानी और बिजली आपूर्ति बाधित। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत मैदानी इलाकों में शीतलहर। और शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी अहम खबरों के साथ। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजनीतिक दलों को भेजी चिट्ठी में आयोग ने कहा कि वो आचार संहिता के उल्लंघन पर चुप नहीं रहेगा। आयोग ने कहा कि शांति, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आयोग के मुताबिक राजनीतिक दल और उनके नेता ऐसे बयान देने से बाज आएं जो धर्म के नाम पर समाज, शांति और भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को इस बारे में एडवाइजरी जारी करने को कहा है। चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का उदाहरण भी है। इस आदेश में धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग और भाषा के आधार पर वोट मांगने को भ्रष्ट आचरण बताया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 4 जनवरी से आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग्स और विज्ञापनों से नेताओं की फोटो हटाने या ढकने का निर्देश दिया है। आयोग ने ताजा निर्देश अपने 12 दिसंबर 2004 के दिशा निर्देशों को दोहराते हुए दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या पदाधिकारी अपने राजनीतिक दल के नेता की छवि चमकाने के लिए सार्वजनिक कोष से धन खर्च नहीं कर सकता। हालांकि साफ किया गया है कि परिवार नियोजन या समाज कल्याण योजनाओं के होर्डिंग्स जो जनता को आम संदेश देते हों, उन्हें बरकरार रखा जा सकता है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त तो बुधवार को चुनाव तैयारियों का जायजा लेने चंडीगढ़ का दौरा करने वाले हैं। पंजाब और गोवा में आज से नामांकन भरने का काम शुरू हो जाएगा। दोनों राज्यों में 18 जनवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे भर सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग 19 जनवरी को पर्चों की जांच करेगा। इसके 2 दिन बाद यानी 21 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। पंजाब की सभी 117 और गोवा की 40 सीटों पर सबसे पहले 4 फरवरी को मतदान होना है, यानी 5 राज्यों में चुनाव में से 2 राज्यों में मतदान का काम 4 फरवरी को ही पूरा हो जाएगा, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में मतदान का काम शुरू होगा। विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्षी महाराज को आज जवाब देना है। हालांकि साक्षी महाराज ने आरोपों से इनकार किया है। चुनाव के लिए किसी पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बीते दिनों मेरठ में दिए गए विवादित बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। बयान के बाद जहां विरोधी दल उनकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर बुधवार सुबह तक जवाब देने को कहा है। हालांकि साक्षी महाराज का कहना है कि नोटिस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मेरी चिंता जनसंख्या को लेकर थी, मेरी चिंता वोटों को लेकर नहीं थी, मेरी चिंता किसी पार्टी को लेकर के नहीं थी। मेरी वीडियो देखी जा सकती है, मैंने किसी संप्रदाय का नाम लिया ही नहीं, मैंने सबके लिए कहा है। तो मुझे लगता है नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दल साक्षी महाराज पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरीके का बयान नहीं जारी करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्म जात के आधार पर रोका है।
और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अब उनका जवाब देखिए क्या आता है, और इलेक्शन कमीशन से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई भी हरकत कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर हमारे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन तय करे उनके बयान के ऊपर वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू है और उल्लंघन पर आयोग ने संज्ञान लेना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पीस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वहीं गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी का संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों से पैसा लेने और वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद को सुलझाने के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच कल बैठक हुई। हालांकि सुलह के फॉर्मूले पर बात बनती नहीं दिख रही है। इधर चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 13 जनवरी को बुलाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नरम पड़ने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार उनसे मिलने पहुंचे। बंद दरवाजे के पीछे दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बैठक हुई। हालांकि अखिलेश यादव मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना निकल गए, लेकिन इस मुलाकात को सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश माना जा रहा है। साथी हैं नेताजी, जब संरक्षक बना के रहे हैं तो और उनका आशीर्वाद है, मुलाकातें हो रही हैं तो साथ हैं। अलग होने का क्या मतलब? जब सिंबल होगा तब ये स्थिति बनेगी। अभी तो मुलाकातें हो रही हैं तो सारे लोग आशान्वित हैं। इधर समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावे के मामले में चुनाव आयोग 13 जनवरी को दोनों पक्षों की बात सुनेगा। अखिलेश और मुलायम के दोनों खेमे आयोग के सामने अपने दस्तावेज पेश कर चुके हैं। इससे पहले सोमवार को मुलायम सिंह ने अपना रुख नरम करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी में अब कोई विवाद नहीं है और अखिलेश यादव ही पार्टी की ओर से अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि पार्टी की एकता के लिए पूरा प्रयास है और हमारी पार्टी एक है। जानकारों का मानना है कि इस विवाद में पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इलेक्शन से पहले ही अगर कुछ मुद्दे तय कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर उन मुद्दों के साथ चलते हुए वो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए तो उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। पिछले हफ्ते भी विवाद सुलझाने के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही थी और दोनों गुट पार्टी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग पहुंच गए। मुलायम परिवार और पार्टी में वर्चस्व को लेकर कई महीनों से कलह चल रहा था, लेकिन 1 जनवरी को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मुलायम सिंह को संरक्षक की भूमिका देने पर दोनों खेमों में विवाद और बढ़ गया। शिवपाल और अमर सिंह की गैर मौजूदगी में हुई पिता और पुत्र के बीच मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने उभर कर नहीं आया है। अब सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर है। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान पेश होने वाले आम बजट के मामले में केंद्र सरकार ने कल चुनाव आयोग को जवाब सौंप दिया। कैबिनेट सचिव की ओर से यह जवाब आयोग को सौंपा गया। चुनाव आयोग जवाब की जांच करके अगले कुछ ही दिनों में अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल विपक्षी दल विधानसभा चुनाव से पहले बजट का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष की मांग पर ही चुनाव आयोग ने 6 जनवरी को सरकार से जवाब मांगा था। पंजाब में अरविंद केजरीवाल को आगे रखकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मोहाली में कल एक रैली में मनीष सिसोदिया ने कहा कि मतदाता केजरीवाल के नाम पर ही वोट करेंगे। शिरोमणि अकाली दल जहां केजरीवाल को बाहरी बता रही है, वहीं कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल की लालसा सामने आ गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर कयासबाजी पर विराम लग गया है। मोहाली में प्रचार के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री के सवाल का कुछ यूं जवाब दिया। पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। इस बयान पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अकाली दल ने केजरीवाल को बाहरी बताया। बीजेपी ने केजरीवाल से दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा। केजरीवाल का निशाना कि इत्थे आके पर जेड़ा केजरीवाल नूं पता ही नहीं पंजाब दा पंजाबियों की की फितरत है कि पंजाबी की चाहते हैं। जेड़ा पानी इत्थों लैके जाना चाहता है वो जैनू पंजाबी वोट नहीं पाते। सबसे पहले मैं मांग करता हूं कि
अरविंद केजरीवाल ये घोषित करें कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर वही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए केजरीवाल की लालसा सामने आ गई है। दिल्ली कांग्रेस के नेता भी केजरीवाल को विफल मुख्यमंत्री बता रहे हैं। दिल्ली में जो बुरी हालत उन्होंने करी है, तो केजरीवाल का नाम अगर लिया भी कहीं जाएगा तो अच्छे शब्दों में नहीं लिया जाएगा, एक फेल चीफ मिनिस्टर के नाम से लिया जाएगा। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के चारों सांसद पंजाब से ही जीत कर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ और अहम खबरें। नोटबंदी के बाद बैंकों में करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई जमा कराई गई। आयकर विभाग के अधिकारी के मुताबिक इन खातों की जांच करके काला धन जमा कराने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। आयकर विभाग नोटबंदी के दौरान जमा कराए गए 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के मामलों की जांच करके नोटिस भेजेगा। पीटीआई ने विभाग के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक नोटबंदी के बाद 60 लाख से अधिक बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। इन खातों में कुल 7,34,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। वहीं निष्क्रिय पड़े बैंक खातों में 25,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। साथ ही 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज का नकद भुगतान किया गया है। नोटबंदी के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बैंक खातों में बड़ी राशि जमा कराई गई थी और यह आंकड़ा 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसके अलावा आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहकारी बैंकों में विभिन्न खातों में जमा कराई गई 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की भी पड़ताल कर रहा है। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक 500 और 1,000 रुपए के नोट चलन से वापस ले लिए थे और इन अमान्य नोटों को बैंक खातों में जमा कराने और बदलवाने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला सरकार की सलाह पर लिया गया है और उसे इस बारे में 7 नवंबर 2016 को सूचना दी गई और केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने अगले ही दिन नोटबंदी की सिफारिश कर दी। आरबीआई ने वित्तीय मामलों की संसदीय समिति को सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि सरकार ने नोटबंदी से एक दिन पहले जाली नोट, आतंकवादियों को फंडिंग और काले धन की समस्या से निपटने के लिए 500 और 1,000 रुपए के नोट की कानूनी वैधता खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा था और 8 नवंबर को आरबीआई ने नोटबंदी की सिफारिश की, जिसे मानते हुए उसी शाम सरकार ने नोटबंदी का फैसला कर दिया। आरबीआई ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि आरबीआई ने 2,000 रुपए के नए नोट को बाजार में उतारने के प्रस्ताव को मई 2016 में ही मान लिया था। हालांकि सरकार अभी तक कहती रही है कि रिजर्व बैंक की सिफारिश के आधार पर ही नोटबंदी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। That it was the government which asked the RBI to do whatever has been done, and that too 24 hours before the Prime Minister announces. So clearly this is a decision taken by the Prime Minister, bypassing all the institutions of our parliamentary democracy as an individual decision. गांधीनगर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की कल शुरुआत हो गई। 13 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में 20,000 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। कारोबारियों के अलावा सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कारोबारियों को निवेश का न्योता भी दिया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें अनेक देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। Our rising middle class offers a huge domestic market. The seas that surround the Indian peninsula connect us to some of the world's biggest markets, including Africa, the Middle East and Europe. सम्मेलन से पहले गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के नेताओं से भी मिले। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात में दोनों नेताओं ने सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई।
प्रधानमंत्री मोदी ने सर्बिया के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर वोचिच, जापान के आर्थिक मामलों के मंत्री, डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री और स्वीडन के शिक्षा मंत्री से भी द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की। साथ ही इजराइल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ खेती में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के कैबिनेट मंत्री राशिद बिन अहमद बिन फहद से भी मिले। वहीं भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग जारी रखने पर बातचीत हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने नोबेल इंडिया डायलॉग की शुरुआत की। इस दौरान 9 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने युवाओं से अपने विचार साझा किए। सम्मेलन में 2000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और गुजरात सरकार को तकरीबन 20,000 से ज्यादा MOU पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। सम्मेलन का मकसद दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित वाइब्रेंट गुजरात के 12 भागीदार देश भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक ने इस साल वैश्विक विकास दर में वृद्धि का अनुमान जताया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल विकास दर 2.7% रहेगी। बीते साल के मुकाबले इस साल 0.4% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। वहीं उभरती और विकसित देशों की विकास दर बढ़कर 4.2% रहने का अनुमान है। हालांकि बैंक ने साफ किया कि वैश्विक कारोबार की सुस्त रफ्तार, नियंत्रित निवेश की वजह से ये साल भी मुश्किलों भरा रहेगा। विश्व बैंक ने ढांचागत परियोजनाओं में निवेश करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर दिया है। और आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো একলা চলো একলা চলো। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवको, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होना है। नोटबंदी के विरोध में पार्टी की ओर से किए जा रहे प्रदर्शनों की आगे की रूपरेखा बनाने और लोगों की मुश्किलों का मामला उठाने के लिए ये जन वेदना सम्मेलन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ ही देश भर से आए जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। खराब खाना और राशन की कालाबाजारी के जवान के आरोपों पर आज बीएसएफ को गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपनी है। बीएसएफ ने शुरुआती जांच रिपोर्ट कल सौंप दी थी। बीएसएफ ने दावा किया कि यूनिट के दूसरे जवानों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ जवान के जारी वीडियो के मामले की जांच शुरू कर दी है। बीएसएफ आईजी डीके उपाध्याय के मुताबिक आरोपों की जांच के बाद
जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर फुल फ्लेजेड इंक्वायरी की जाएगी। बीएसएफ वेलफेयर मैटर्स के जितने भी इश्यूज हैं उन पर पूरी तरह से संजीदा है और पूरा ध्यान देती है, और ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है, और इस इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ का दावा है कि पहले भी सभी पोस्ट से खानों की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन इसमें कोई भी शिकायत नहीं मिली। उन्हें वही राशन मिलता है जो सेना को दिया जाता है। साथ ही बीएसएफ ने कहा है कि जवान तेज बहादुर यादव पर कई बार अनुशासनहीनता के आरोप लग चुके हैं। इसने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है, जो इसका 31 जनवरी से सैंक्शन भी हो गया है। अपने 20 इयर्स की सर्विस के दौरान इसकी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेशन, AWL, अपने सीनियर से लड़ाई, उसका इज्जत ना करना, मार पिटाई। बीएसएफ के जवान ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया था जिसमें खाने की खराब क्वालिटी और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीडियो के वायरल होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात आगे की खबरों की करते हैं। पूर्वी दिल्ली में कल छठे दिन भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। इस बीच एनजीटी ने मामले में नोटिस जारी करके सभी पक्षों से जवाब तलब किया है। वेतन नहीं मिलने से नाराज पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मियों ने मंगलवार को कूड़ा फैलाकर कुछ यूं प्रदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों यही नजारा है। सफाई कर्मचारी की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कई इलाके कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। गंदगी की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एनजीटी ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और तनख्वाह को लेकर दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जो परिस्थिति है वो भी कमोबेश फिर दोबारा से वही स्थिति में आ चुकी है, तो इसलिए उस मुद्दे को हमने बोला कि सारे जितने भी संबंधित जो विभाग हैं या मंत्रालय हैं उन सबके साथ मिल बैठ के दोबारा से समाधान निकले तो शायद हमारी सबकी परेशानी थोड़ी आसान हो। इधर मजदूर संगठनों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। कल से सड़कों पर उतरेंगे तो हमारा और उग्र रूप धारण पड़ेगा। चाहे दिल्ली पुलिस से हमें गिरफ्तार करा लीजिए, चाहे हमारे पे एसमा लगा दो, अपनी जान पर खेल जाएंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, लेकिन इस बार अपने कर्म को जायज हक दिलाकर रहेंगे हम लोग। रविवार को दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 119 करोड़ रुपए एडवांस फंड जारी करने का फैसला किया और सफाई कर्मियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि जब तक उनका पैसा उनके खाते में नहीं आता, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली नगर निगम में वेतन भुगतान में देरी को लेकर पिछले साल भी कई बार हड़ताल हुई थी और कोर्ट को दखल देना पड़ा था, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिसाब ना देने वाले एनजीओ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे एनजीओ को सिर्फ ब्लैकलिस्ट करना काफी नहीं है। कोर्ट ने इन पर सरकारी पैसे की गबन का मामला दर्ज करने, सुप्रीम कोर्ट में रखे गए रिकॉर्ड के मुताबिक देश में रजिस्टर्ड 32.5 लाख एनजीओ में से लगभग 30 लाख बैलेंस शीट जमा नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 31 मार्च तक सबका ऑडिट कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ऑडिट के बाद दोषी पाए गए एनजीओ पर कार्रवाई शुरू करने और एनजीओ पर दीवानी कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हिसाब न लिए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से 31 मार्च तक एनजीओ को मान्यता देने पर नई गाइडलाइंस बनाने को भी कहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को संघ का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला वापस ले लिया है। हालांकि सुरेश कलमाड़ी ने आयोग के इस पद को स्वीकारने से खुद ही इनकार कर दिया था। खेल मंत्रालय ने नियुक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। संघ की पिछले महीने चेन्नई में हुई सालाना आम बैठक में कलमाड़ी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया गया था। खेल मंत्री विजय गोयल ने संघ के इस फैसले का स्वागत किया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी गलती को सुधार लिया है, ये देखकर मुझे संतुष्टि है। तो मैं समझता हूँ खेलों को साफ सुथरा रखना बड़ा आवश्यक है और साफ सुथरा रख के ही हम खेलों को आगे बढ़ा सकते हैं।
और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान के 3 शहरों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 50 लोगों की मौत हो गई। बीती रात हुए आतंकवादी हमले में आतंकवादियों ने कंधार के गवर्नर कंपाउंड को निशाना बनाया, जिसमें 11 लोगों को जान गंवानी पड़ी। मरने वालों में 4 अंगरक्षक शामिल हैं। हमला उस वक्त हुआ जब दक्षिण कंधार के गवर्नर और संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत के बीच बैठक चल रही थी। इससे पहले दोपहर के समय काबुल में संसद के नजदीक 2 बम धमाके हुए, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। वहीं दक्षिणी हेलमंड प्रांत में 7 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों की निंदा करते हुए अफगानिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर संभव मदद देने की बात कही है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसंजानी को कल सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे पहले ईरान के वरिष्ठ धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने तेहरान विश्वविद्यालय में रफसंजानी की नमाज जनाजा पढ़ाई। इस मौके पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, संसद सभापति अली लारिजानी, गार्जियन काउंसिल के सदस्य समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। रफसंजानी 1980 के बाद ईरान की राजनीति में एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे। वो 1989 से 1997 तक देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन 2005 के चुनाव में महमूद अहमदीनेजाद से हार गए। रफसंजानी का रविवार को तेहरान में 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। और खेल की दुनिया से हम खबर है, फुटबॉल विश्व कप में अब 32 की बजाय 48 टीमें हिस्सा लिया करेंगी। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने कल ज्यूरिख में हुई बैठक में इस बात का ऐलान किया। इसका मकसद विश्व कप को ज्यादा समावेशी बनाना है। फैसला 2026 से लागू होगा। इसके तहत नॉकआउट स्टेज में 3-3 टीमों के 16 ग्रुप बनाए जाएंगे। इनमें से 32 टीमें अगले चरण में जाएंगी। बदलाव के बाद टूर्नामेंट में मैचों की संख्या 64 से बढ़कर 80 हो जाएगी। 1998 के बाद पहली बार विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या बढ़ाई गई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल अपने निवास पर भारतीय दूरसंचार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपना परिचय दिया और अकादमिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। प्रतिनिधिमंडल के साथ सचिव दूरसंचार और दूसरे आला अधिकारी भी मौजूद थे। 2014 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल में 17 अधिकारी शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि है। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। जय जवान जय किसान के नारे से देश को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। अपने मेहनत और सद्गुणों से विश्व इतिहास में अमर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश की सेवा में ही बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नव भारत के निर्माण में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका व्यक्तित्व और विचारधारा बापू जैसे थे। गुदड़ी के लाल के नाम से मशहूर शास्त्री जी सादगी, उच्च विचार और शिष्टाचार की अनूठी मिसाल है। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात उनका निधन हो गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। चुनाव आयोग की सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी, कहा आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी करने का निर्देश। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल पर दांव। चुनाव आयोग करेगा तैयारियों की समीक्षा। प्रधानमंत्री का कारोबार को आसान बनाने पर जोर, कहा आर्थिक सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध सरकार। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में कारोबारियों को निवेश का न्योता। कांग्रेस का जनवेदना सम्मेलन आज। दिल्ली में जुटेंगे देश भर से नेता और कार्यकर्ता। केंद्र की नीतियों के खिलाफ रणनीति पर होगी चर्चा। और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन। शिमला में अभी भी पानी और बिजली आपूर्ति बाधित। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत मैदानी इलाकों में शीत लहर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।